हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पर स्वागत करता हूं। प्यार साथियों, रीट परीक्षा 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं और इस रीट परीक्षा 2025 में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हिंदी शिक्षण वीडियो की जो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उस पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अगर आप हिंदी शिक्षण वीडियो के टॉपिक पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप उसी से आप संस्कृत की शिक्षण विधियाँ, इंग्लिश की शिक्षण विधियाँ, इसके अलावा अन्य भाषाओं की शिक्षण विधियाँ आप आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि हिंदी के माध्यम से आप संस्कृत की सीख सकते हैं। आप रीट परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर चुके हैं और आपने यहाँ पर भाषा के मामले में हिंदी फर्स्ट ही आपने चुनी होगी और संस्कृत आपने सेकंड वाले पार्ट पे रखी होगी। हिंदी भाषा जो प्रथम है उसमें जो शिक्षण विधियों की जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमने आज यहाँ पे 20 प्रश्नों की सीरीज लेकर आ रहे हैं। अगर आपको इन प्रश्नों को देखते हैं तो आपका लगभग यहाँ पे 2 से 3 सवाल आपके राइट रहने वाले हैं। यहाँ पर आपका बेसिक से ये सवाल आ रहे हैं। आपको जब बेसिक की नॉलेज होगी तभी आप जब डीपली प्रश्न आएंगे तब आप उसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए 15 जो 20 सवाल आ रहे हैं वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही आने वाले, यानी आपको उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय बीच की मीडियम के सवाल है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती है? जो मूल्यांकन करते हैं, अगर आपका अच्छा मूल्यांकन है तो उसकी क्या विशेषताएं रहती है? तो उसकी अच्छे मूल्यांकन की जो विशेषता होती है, एक तो वैधता होती है, एक विश्वसनीयता होती है, एक वस्तुनिष्ठता होती है और एक व्यापकता होती है। अगर ये चार चीज़ें अगर किसी मूल्यांकन में हो रही है तो वो एक अच्छा मूल्यांकन कहलाएगा। तो हम इसे अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं कह सकते हैं। अगला सवाल है, साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना। साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना भाषा शिक्षण का किस श्रेणी का उद्देश्य है? अगर आप साहित्य की विविध विधाओं का ध्यान प्राप्त कर रहे हैं, ये भाषा शिक्षण की किस श्रेणी का उद्देश्य है? तो इसमें ऑप्शन आ रहा है रसात्मक, सृजनात्मक, ज्ञानात्मक। तो इसका ऑप्शन रहेगा ज्ञानात्मक। ऑप्शन रहेगा ज्ञानात्मक। अगला सवाल है, निम्न में से किस विधि के द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षित की जा सकती है? किस विधि में विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षित की जा सकती है? प्रश्नोत्तर विधि, वाक्य रचना, कहानी लेखन द्वारा और कहानी लेखन द्वारा। ये दो ऑप्शन एक जैसे आगे, लेकिन इसका आंसर रहेगा आपका प्रश्नोत्तर विधि। जो प्रश्नोत्तर विधि है उसमें विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रशिक्षित किया जाता है, यानी विद्यार्थियों को आप मौखिक रूप से ही बोलकर बताते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर हिंदी शिक्षण विधियों के ये महत्वपूर्ण सवाल है, किस विधि में मातृभाषा के माध्यम से, मदर टंग के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है? मातृभाषा में किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, ये कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? घटन विधि, प्रत्यक्ष विधि, वेस्ट की विधि या प्रोक्स विधि? तो मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाना हो तो वहाँ पर प्रोक्स भाषा को यूज करेंगे। तो प्रोक्स भाषा का ये कथन है कि प्रोक्स भाषा में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। अगला सवाल है, बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है? बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक और बच्चों के बीच में अगर मित्रवत संबंध है तो ये सीखना सबसे अच्छा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक और बच्चे दोनों के बीच में मित्रवत संबंध। मित्रवत का मतलब है बच्चा बिना डरे शिक्षक से बात कर सकता है और शिक्षक भी बच्चों से बात कर, दोनों में मिलन हो, यानी पूछने और बताने का अगर क्रेज है तो वहाँ पर सबसे अच्छा सीखना होता है। डांट से कभी बच्चा नहीं सीखता है। अगले प्रश्न को लेते हैं, हिंदी भाषा के प्रति जो रुचि उत्पन्न करना, ये उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना ये किसका उद्देश्य है? ये प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। प्राथमिक स्तर के छात्रों को अगर हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करनी है तो आप प्राथमिक स्तर पर ही शुरुआत कर सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राथमिक स्तर भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? जीवन की विभिन्न स्थितियों का साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना, अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना। तो निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाषा का व्याकरण सीखना। ये ऑप्शन आपका राइट रह जाएगा। आगे चलते हैं, अगले सवाल, नाटक अथवा अभिनय ये किसका उदाहरण है? नाटक अथवा अभिनय, नाटक अभिनय किसका उदाहरण है? श्रव्य दृश्य सामग्री का, श्रव्य सामग्री का, दृश्य श्रव्य सामग्री का? तो नाटक और अभिनय है ना, ये दृश्य श्रव्य सामग्री का रूप कहलाता है। अगला सवाल है, कहानी
कविता और गीत और नाटक के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? कहानी से, कविता से, गीतों से या नाटक के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, ये रहेगा दूसरा वाला, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहते हैं। कहानी से, कविता से, गीतों से, नाटक के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से क्या होते हैं, वो जुड़े हुए रहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री है। निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी सहायक सामग्री कौन सा है, यानी जो सहायक सामग्री है वो सबसे बेस्ट कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा श्रव्य और दृश्य सामग्री जो होती है, जिससे हम सुन भी सकते हैं और उसे हम देख भी सकते हैं। सुनना और देखना अगर एक साथ हो रहा है तो वो कहलाती है सबसे प्रभावी सहायक सामग्री। जैसे प्रोजेक्टर में क्या होता है, डिस्प्ले पे दिखता भी रहता है और हम उसकी आवाज़ सुन भी सकते हैं। तो प्रोजेक्टर को हम हिंदी में कहते हैं मायादीप। क्या कहते हैं? मायादीप। तो ये ऐसा प्रश्न अगर आए तो आपको याद रखना है। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। श्रुत लेखन, जैसे टीचर बोलता है और बच्चा उसको सुनकर लिखता है, उसे कहते हैं श्रुत लेखन। इस विधि में इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है? लेखन गति का विकास नहीं, वाचन गति का विकास। श्रुत लेखन में क्या होता है, ये थोड़ा रॉन्ग है, देखो श्रुत लेखन में क्या होता है, लेखन गति का विकास होता है, ये राइट है। वाचन गति का विकास नहीं होता है, बोलने की गति का विकास नहीं होता है। एकाग्रचित्त का ये भी होता है। शुद्ध और स्पष्ट लिखने का विकास ये भी होता है। तो ये वाचन वाला ऑप्शन आपका गलत रहेगा। अगला सवाल है, शिक्षण में प्रायोजना जो विधि है, जिसे हम प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है? विद्यार्थी को कार्य करना होता है, शिक्षक स्वतंत्र होता है, करके सीखना स्थायी होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा, प्रायोजना विधि में क्या होता है, ये विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होती है। तो विद्यार्थी इसमें क्या करते हैं, करके सीखते हैं। करके सीखना ही क्या होता है, स्थायी होता है। अगला सवाल है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग और सहयोग प्रणाली पर आधारित है? व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है जो प्रयोग और सहयोग प्रणाली पर क्या है, आधारित है? पाठ्यपुस्तक विधि, भाषा सेशन विधि, इनमें से कोई नहीं, आगमन विधि। तो इसका ऑप्शन रहेगा आगमन विधि। आगमन विधि सहयोग और प्रयोग और सहयोग प्रणाली पर क्या है, आधारित रहती है। अगला सवाल है, वे कौन सी शिक्षण विधि है जो लेखन उच्चारण में तो प्रारंभिक स्तर के लिए होती है, लेखन के लिए, लेखन उच्चारण में तो क्या होती है, प्राइमरी स्तर की होती है, और रचना शिक्षण के लिए ये माध्यमिक स्तर की होती है। तो ये कौन सी विधि है? तो ये होती है आगमन विधि। कौन सी होती है? आगमन विधि। अगला सवाल है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर ज्यादा बल देता है? भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो किस पर ज्यादा बल देता है? तो ये देता है अनुकरण पे। किस पे देता है? अनुकरण से। प्रत्येक बालक अनुकरण से ही ज्यादा सीखता है। अगला है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? अगला सवाल है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है संगीत कला में निपुण होना, रसानुभुक्ति और आनंदानुभुक्ति करना, विराम चिन्हों से परिचित होना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना। तो काव्य शिक्षण में क्या होता है, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना होता है। अगला सवाल है, आपके विचार में शिक्षा का क्या प्रयोजन है? आपके विचार में शिक्षा का क्या प्रयोजन है? उसे किसी व्यवसाय योग्य बनाना, छात्र की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, उसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। तो शिक्षा का जो प्रयोजन मेन होता है वो होता है उसका बच्चे का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। अगला सवाल है, आजकल विद्यालयों में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है। स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है प्रोजेक्टर। क्यों है? दृश्य साधन के रूप में, खेल गतिविधियों के रूप में, श्रव्य दृश्य साधन के रूप में। तो प्रोजेक्ट कैसे होता है? श्रव्य दृश्य साधन के रूप में स्मार्ट क्लासेज में यूज किया जाता है। अगला सवाल है, प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था? तो प्राचीन काल में था ग्रंथ के लिए। किसका था? ग्रंथ के लिए। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं है? भाषाई कौशल कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे 4 भाषाई कौशल होता है, एल, ठीक है, एस, आर और डब्ल्यू। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो लिखना तो होता है ये वाला, सुनना स्पीकिंग, बोलना, ठीक है, स्पीकिंग यानी बोलना होता है, और सुनना नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, वापस लिखता हूँ मैं, एल एस आर डब्ल्यू। ये तो होता है लिसनिंग यानी सुनना, बोलना स्पीकिंग, और लिखना राइटिंग, और एक होता है रीडिंग यानी पढ़ना। तो इसमें हंसना नहीं होता है, ठीक है, हंसना नहीं होता है। अगला है, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली कौन सी पद्धति है? शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति कौन सी है? तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो शिक्षा देने वाली जो विधि है वो है मारिया मांटेसरी पद्धति।
कौन सी विधि है? मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में ही आप ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो ये अति महत्वपूर्ण आपके 20 सवाल थे। अब यहाँ पर हिंदी शिक्षण में 20 में से आपके कितने सवाल राइट है? और आपको ये वीडियो कैसा लगे? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।